नाग नागिनों के चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था। सभी निराली या फिर यूं कहें शिकारी नागिन के कक्ष के बाहर खड़े होकर उसे मांस खाते हुए देखकर चौंके हुए एक दूसरे को निहार रहे थे। तभी मालविका नागिन कहती है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये इच्छाधारी नागिन किसी का मांस कैसे खा सकती है? ये दृश्य अचंभित करने वाला है। मैं भी इस सत्य से आश्चर्यचकित हूँ। मैंने अपने संपूर्ण जीवन में ये विचित्र घटना कभी नहीं देखी थी। एक नागिन निर्दोष मनुष्यों की हत्या करके उनके मांस का सेवन कैसे कर सकती है? ऐसा प्रतीत होता है कि निराली के अंदर किसी आदमखोर भेड़िए ने प्रवेश कर लिया है। तुम सत्य कह रही हो। किसी खूंखार प्राणी ने निराली के शरीर को जकड़ लिया है, वरना कल तक जो नागिन मनुष्यों की रक्षा करती थी वो अचानक आज शिकारी नागिन बनकर इंसानों का मांस कैसे खाने लगी है? नागराज, हमें पूरे सत्य से अवगत होने के लिए रात्रि की प्रतीक्षा करनी होगी। उससे क्या लाभ होगा? क्योंकि आदमखोर रात्रि के समय ही अपने असली रूप में नजर आते हैं। सूर्यास्त होने ही वाला है। थोड़ी ही देर बाद रात हो जाती है। तभी निराली भेड़िए में बदलकर कहती है, किसी को खबर नहीं होगी कि इस नागिन के अंदर एक खूंखार भेड़िए की रूह है। नागराज, हमारा अंदेशा सत्य निकला। ये तो एक दुष्ट भेड़िए की रूह है जिसने निराली को अपने कब्जे में कर लिया है। इसलिए निराली एक मांस खाने वाली नागिन में परिवर्तित हो गई है। निराली की इस अवस्था का जिम्मेदार मैं हूँ। अगर मैंने उस दिन निराली को वो कठिन कार्य ना सौंपा होता तो आज इसकी ये दशा नहीं होती। कोसता हूँ मैं खुद को। आखिर कैसे एक नागिन मांस खाने वाली शैतानी नागिन में बदल गई? आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। एक घड़ी थी जब नागलोक में काफी खुशहाली का मंजर था। तभी निराली नागराज के कक्ष के बाहर खड़ी होकर कहती है, क्या मैं कक्ष के अंदर प्रवेश कर सकती हूँ? आओ निराली। प्रणाम नागराज, कहिए क्या आदेश देने के लिए बुलावा भेजा था आपने? एक बेहद दुखद समाचार है निराली। पृथ्वीलोक पर एक आदमखोर भेड़िया निर्दोष प्राणियों को मारकर उनका मांस खा रहा है। तुम्हें उसका संहार करने के लिए पृथ्वीलोक प्रस्थान करना होगा। पर क्या मैं इस कठिन कार्य को अंजाम देने योग्य हूँ? अवश्य। ये कार्य तुम्हारे सिवा और कोई नाग नागिन नहीं कर सकता है। जाओ और पृथ्वीलोक के मानवों के जीवन को उस दुष्ट से बचाओ। भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा करें। नागराज का आदेश लेकर नागिन पृथ्वी लोक को प्रस्थान करती है, जहां वो अर्धनागिन अवतार धारण करते हुए भेड़िए को शिकार करते हुए देखकर कहती है, तो ये है वो आदमखोर भेड़िया जो मासूम लोगों को मार कर उनका मांस खा रहा है। आज मैं इसका अंत कर दूंगी। अब तक पृथ्वी वासियों ने इच्छाधारी नागिन का विष और उसका प्रतिशोध देखा है, पर आज ये लोग एक नागिन की निशानेबाजी का खेल देखेंगे। अपनी इच्छाधारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागिन हाथों में धनुष बाण प्रकट करते हुए भेड़िए पर निशाना साधकर बाण चला देती है और भेड़िया तड़पते हुए कहता है, बचाओ बचाओ। भेड़िए की तड़पती आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगती है। तभी नागिन उसके सामने प्रकट होकर कहती है, जिस प्रकार तुम्हें पीड़ा हो रही है ना, वैसे ही सभी निर्दोष भी तड़पते होंगे जब तुम उन्हें क्रूरता से मारकर अपनी भूख मिटाते हो। तो ये तीर तुमने चलाया है नागिन? हाँ, मैंने ही ये तीर तुम्हारे आर पार किया है। तुमने जितने बेगुनाहों को बेवजह मौत दी है ना, ये उसकी सजा है। तुम मेरी मौत की कारण बनी हो, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस घड़ी मेरी मृत्यु होगी, मेरी आदमखोर रूह उसी क्षण तुम्हारे अंदर जा बसेगी और तुम खुद लोगों का शिकार करके उनका मांस खाकर अपनी भूख मिटाओगी। इतना ही नहीं, प्रत्येक रात तुम्हारा नागिन अक्ष एक खूंखार भेड़िए में बदल जाएगा। ये इस आदमखोर भेड़िए का श्राप है। घायल भेड़िया नागिन को श्राप देते हुए प्राण त्याग देता है। उसी घड़ी उसकी क्रूर आत्मा नागिन में सवार हो जाती है, जिसके साथ नागिन का चेहरा भेड़िए में बदल जाता है और नागिन कहती है, ये कैसा बुरा संकेत है। अचानक से मुझे मांस खाने की तलब क्यों उठ रही है? अब यही तेरा अस्तित्व है। तेरा ये शरीर सदा के लिए मेरा निवास स्थान है। तेरे जरिए मैं अपनी भूख को मिटाऊंगा। भेड़िए में बदली नागिन
जोर जोर से हंसते हुए आसमान की ओर नजरें उठाकर सभी पक्षियों को मारकर उनका मांस खा जाती है और मुंह साफ करते हुए नागलोक की ओर प्रस्थान करती है, जहां सभी नाग नागिन पाकशाला में बैठे भोजन पका रहे होते हैं। तभी उसकी सखी मालविका कहती है, आओ निराली, भोजन कर लो। इस फीके दूध के घूंट को भोजन कहती हो? अचानक इसे क्या हो गया? इतने विचित्र हाव भाव। खून की प्यासी हूँ मैं। मुझे मेरी भूख मिटाने के लिए जहर के घूंट नहीं, बल्कि इंसानी खून और मांस चाहिए। ये मैं क्या बोल रही हूँ? मैं एक नागिन हूँ। मैं किसी का मांस कैसे खा सकती हूँ? मेरी जुबान पर लहू और मांस खाने की तलब क्यों हो रही है? भेड़िए के दिए श्राप के कारण नागिन की मांस खाने की भूख और तलब और ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी, जिस कारण वो शाम ढलते ही कक्ष से अंतर्ध्यान होकर पृथ्वी पर जा पहुंचती है, जहां वो जंगल के पास अपने अर्धनागिन भेड़िए अवतार को धारण किए हुए शिकार की ताक में खड़ी होती है। तभी उसे एक लड़की दिखती है, जिसे आवाज लगाती हुई वो कहती है, अक्षिता, अक्षिता, आओ। इतनी जोर जोर से मेरा नाम कौन पुकार रहा है? कहीं माँ की बात ना मानकर मैंने इस जंगल के रास्ते आकर कोई गलती तो नहीं कर दी? अक्षिता, जल्दी जल्दी कदम बढ़ा। डरी हुई अक्षिता माथे से पसीना पोंछते हुए तेजी में कदम बढ़ाने लगती है। तभी नागिन उसे आगे से घेर लेती है और इस भयानक मंजर को देखकर वो लड़की डरते हुए कहती है, हाय, ये कैसा अजीबोगरीब खूंखार जानवर है जो आधी नागिन आधे भेड़िए में दिख रहा है। मेरे पास मत आओ। क्या चाहती हो मुझसे? बस मैं तुम्हें मार कर खाऊंगी और तुम्हारे स्वादिष्ट मांस से अपनी भूख मिटाऊंगी। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर अक्षिता फुर्ती से भागने के लिए पैर आगे बढ़ाती है। तभी नागिन उसे अपने फन में लपेटती हुई अपने करीब खींचकर उसकी गर्दन पर वार करके उसका खून पीकर घसीटती हुई उसे जंगल के अंदर ले जाकर उसका मांस खाने लगती है और लहू लुहान मुंह से कहती है, अब जाकर कहीं मेरे भूखे पेट की तृप्ति हुई है। जो मजा इंसानी मांस खाने में है, वो नागलोक के जहर की कड़वी बूंदों में तनिक भी नहीं है। मांस खाने की तलब को पूरा करते हुए नागिन अक्षिता को मार कर खा जाती है। भेड़िए के अवतार से पूर्ण नागिन अवतार में आकर नागलोक में वो वापस आ जाती है, जहां मालविका नागिन की नजर उसके लहू लुहान मुंह और हाथों पर पड़ती है। तभी वो कहती है, हे भोलेनाथ, ये रंगीली किसका शिकार करके आई है? इसके मुख और हाथ पैर पर ये लहू कैसा? कहीं ये विष को छोड़कर लहू तो नहीं पीने लग गई? निराली, कहाँ थी तुम? तुम कौन हो जानने वाली कि मैं कहाँ गई थी? अपने कार्य से कार्य रखो, मेरे कार्य में दखल अंदाजी मत करो। तुम्हें इन बातों से कोई मतलब नहीं है, समझी? जाओ यहाँ से। सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ यहाँ से। मैं जा रही हूँ। वक्त गुजरता है और निराली नागिन हर रात भेड़िए के रूप में बदलकर इंसानों का शिकार करके उनका मांस खाकर अपनी भूख मिटाती। एक दिन शिकार की तलाश में वो एक घर की खिड़की पर कुंडली मारे अंदर देख रही होती है। तभी उसकी नजर अक्षिता की फोटो पर जाती है और वो कहती है, ये तो अक्षिता की माँ निकली। क्यों ना आज इसे पार घाट लगाकर अपनी भूख मिटाऊं? अगले ही पल नागिन अक्षिता का भेष धरे हुए अंदर प्रवेश करती है, जहां रेवती उसे देखकर कहती है, अक्षिता, कहाँ थी तू बेटा इतने दिन से? मेरे तो प्राण ही सूख गए थे। इसीलिए तो आज तेरा नामो निशान मिटाने आई हूँ। मैं भी ना, न जाने किन बातों में लग गई। तू बैठ, तुझे भूख लगी होगी ना, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। रेवती फटाफट किचन से खाने की थाली लेकर बाहर आती है और कहती है, ले बेटा, खा ले। मुझे ये सूखी रोटी नहीं, तेरी बोटी खानी है। मेरी भूख तेरे मांस को खाकर मिटेगी। हे भगवान, ये तो नागिन है, वो भी मांसाहारी नागिन। निराली नागिन उसे वहीं मारकर अपने साथ चोरी छुपे नाग लोक में लाकर
अपने कक्ष में बैठी उसका मांस खा रही होती है। इस घटना को सभी नाग लोकवासी छुप कर देख लेते हैं। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि कैसे विष पीने वाली नागिन एक मांसाहारी नागिन में बदल गई। आइए देखते हैं आगे कहानी में क्या हुआ। निराली की इस अवस्था का जिम्मेदार मैं हूँ। रुक जा दरिंदे भेड़िए, मैं कहती हूँ निकल जा मेरी सखी के शरीर से। मेरी रूह इस नागिन से बाहर निकल भी जाएगी तो भी मेरे श्राप का असर इस पर सदा बना रहेगा और इसीलिए इसे मांस खाने की तलब हमेशा उठती रहेगी। नागराज, मुझे इस नागलोक से हमेशा के लिए निष्कासित कर दीजिए। ये श्राप सारी जिंदगी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। इस क्रूर दरिंदे का श्राप मुझे हमेशा मांस और लहू पीने के लिए पुकारता रहेगा। मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ और मैं मासूमों का शिकार नहीं करना चाहती। मुझे जाने दीजिए। हाँ, यही हम सभी के लिए उचित है। तो क्या नागराज, अब निराली को ताउम्र एक भेड़िए की तरह जंगल में अपना जीवन यापन करना होगा? हाँ। मैं जीत गया। अब मेरी रूह तुम्हें छोड़ रही है, पर अब तुम मेरी जिंदगी जीने पर विवश हो। तुम्हें आजीवन मांस खाकर अपना पेट भरना होगा। भेड़िए के श्राप का कोई तोड़ न मिलने पर नागिन को आजीवन आदमखोर के समान जंगल में रहकर आजीवन लोगों का मांस खाकर ही अपनी भूख मिटाकर ये सजा काटनी पड़ती है। आज तो मेरी मौत सामने है। ये सांड रूपी चुड़ैल मुझे नहीं छोड़ेगी। वो आदमी सांड को अपनी तरफ देख कुछ नहीं कर पाता और जैसे ही वो सांड उसके करीब आता है तभी एक औरत उस आदमी और सांड के बीच में आ जाती है, जिस पर वो सांड रुक जाता है। लेकिन इस औरत के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो सांड ने इस पर हमला नहीं किया? जानने के लिए आओ कहानी को पीछे मोड़ते हैं। पूरे दिन घूमने के बाद शाम को जब रिया घर पर आकर सोफे पर पसरते हुए अपनी माँ शिवानी को पानी का ऑर्डर देती है तो शिवानी गुस्से में उससे कहती है, आ गई मैडम, खुले सांड की तरह हांड कर घर आकर ऑर्डर झड़वा लो। इसके अलावा कुछ किया है जिंदगी में? क्या माँ, मैं आपको सांड दिखती हूँ और हांड नहीं रही थी। मैं दोस्तों के साथ घूमने गई थी। उसको हांडना ही बोलते हैं। जैसी तू वैसे तेरे दोस्त। और ये लाल कपड़े पहनकर कहाँ गई थी? रास्ते में कोई सांड मिलता ना तो ठोक देता। आज आपको सांड सांड क्यों सूझ रहा है? सुबह सुबह अपने बेटे का चेहरा देखा था क्या? वही दिखता है सांड के जैसा। रिया की इस बात का जवाब उसका भाई रोहन अपने कमरे से निकलते हुए देता है। ओ हेलो, मैं नहीं हूँ कोई सांड वांड, लेकिन मेरे पास तेरे लिए एक मस्त ऑफर है, सुनेगी? क्या ऑफर है, बता। सांड को काबू करने वाला शो होता है ना, जिसमें लाल कपड़ा दिखाते हैं उसको, उस शो की एक एक्स्ट्रा टिकट है, तो तू चलेगी? हाँ हाँ जरूर चलूंगी। वैसे मैंने भी आज तक ये वाला शो देखा नहीं है। हे भगवान, घोर कलयुग, जानवरों का शो देखने जानवर जा रहे हैं। माँ, रिया अगले दिन तैयार होकर रोहन और उसके दोस्तों के साथ उस शो में जाती है, जहाँ बड़े से मैदान में घेरा बनाकर उसमें बड़े भयंकर से सांड खड़े हुए थे। भीड़ के कारण धक्का मुक्की होने लगी और रिया गलती से उस घेरे में चली गई। वहाँ उसको देखकर एक सांड बेकाबू होकर उसके पीछे भागने लगता है। ये देखकर रिया बोलती है, अरे अरे, मैं तो यहाँ शो देखने आई थी और यहाँ खुद ही शो बन के रही, कोई बचाओ। एक तरफ रिया खुद को बचाने के लिए इधर उधर भाग रही थी तो वहीं उसका भाई रोहन अपनी बहन को बचाने के लिए वहाँ काम करने वाले लोगों से बोलता है, अरे कोई मेरी बहन को बचाओ, कोई निकालो उसको बाहर, वो सांड उसको मार देंगे। रिया भी भागते भागते खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एक बेकाबू हुआ सांड उसको अपनी तेज रफ्तार के कारण अपने सींगों से पटकता हुआ पैरों से कुचल देता है, जिसके कारण उसकी मौके पर मौत हो जाती है। सब कुछ शांत होने पर रोहन एम्बुलेंस में अपनी बहन की लाश को लेकर घर पहुंचता है, जहां उसकी माँ अपनी बेटी को देखकर बोलती है, हाय मेरी बच्ची, कल ही मैं उसको ताने दे रही थी कि सांड की तरह मत हांडा कर, और आज देखो सांड के हाथों मारी गई। हाय रे मेरी बच्ची। शिवानी अपनी बेटी के मरने से दुखी होती है, लेकिन मरी हुई रिया अब चुड़ैल बन गई थी। उसकी अनचाही मौत उसे चुड़ैल बना चुकी थी।
और वो चुड़ैल सब कुछ छुप कर देखते हुए कहती है। माँ, मुझे उस सांड के घेरे में देखकर लोगों ने सिर्फ वीडियो बनाई, मेरी मदद नहीं की। अब देखना, मैं इस शहर के लोगों को सांड की मौत मारूंगी, सांड के हाथों मरवाऊंगी। रिया चुड़ैल बनने के बाद जिस सांड के कारण मरी थी, उसे अपने काबू में करके उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है और सांड के शरीर का इस्तेमाल करके शो देखने आए लोगों को मारने लगती है, जिसके कारण शहर में सांड चुड़ैल का खौफ बन जाता है। ये खबर सुनकर रोहन अपनी माँ से कहता है, माँ, पता है एक सांड चुड़ैल घूम रही है शहर में। मेरे दोस्त मयंक को भी मार दिया उसने। मुझे लगता है वो दीदी है। अरे अब वो मर गई है, कम से कम अब तो उस पे इल्जाम लगाने बंद कर। जीते जी तो तुम दोनों अपने अपने कांडों का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहराते ही रहते थे। अरे हद है, मैं तो बस बोल रहा हूँ कि कहीं दीदी मरने के बाद चुड़ैल बनकर भटक तो नहीं रही। रोहन बेचारा बेवजह ही अपनी माँ से खरी खोटी सुन लेता है, लेकिन उसी शाम उनके मोहल्ले के कुछ लोग भी सांड रूपी चुड़ैल के कारण मारे जाते हैं। ये देखकर शिवानी बोलती है, बेटा रोहन, अब तो मुझे भी लगता है कि वो सांड रूपी चुड़ैल तेरी बहन रिया ही है। आज मैंने लोगों को कहते सुना वो चुड़ैल किसी शो में हुई अपनी मौत का बदला ले रही है। मुझे तो लगा ही था माँ। एक तरफ शिवानी और रोहन को पता चल चुका था कि रिया एक चुड़ैल बनकर भटक रही है, तो दूसरी तरफ एक आशिका नाम की लड़की रास्ते में अचानक ही एक सांड को देखकर कहती है, अरे ये सांड अचानक से कहाँ से आ गया? वैसे मुझे सांडों को काबू में करना अच्छे से आता है। आशिका की इस बात पर वो सांड का चेहरा डरावनी चुड़ैल के रूप में बदलता है और ये देखकर आशिका बोलती है, तुम वही सांड रूपी चुड़ैल हो ना? मेरे सामने क्यों आई हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भूल गई? उस दिन शो में जब मैं घेरे में भाग रही थी तो तुमको मेरे भाई ने क्या बोला था? रिया को सांडों के बीच घेरे में भागता देखकर रोहन सबसे मदद मांगता है। वो एक सांड को कंट्रोल करने वाली एक्सपर्ट लड़की आशिका के पास जाकर भी मदद मांगता है, जिस पर आशिका बोलती है, अरे ये क्या कर रहे हो? अरे अभी थोड़ा और भागने दो, इस शो को लाइव दिखाया जा रहा है और तुम्हारी बहन के इसमें अनजाने में जाने की वजह से हमें करोड़ों व्यूज मिल रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा फायदा होने दो, उसके बाद हम तुम्हारी बहन को बचा लेंगे। तुमने अपने व्यूज के लिए मेरी मौत का तमाशा लाइव दिखाया था ना, अब तुम्हारी मौत भी लाइव न्यूज की हेडलाइन बनेगी। इतना बोलते ही रिया आशिका के पीछे सांड रूप में भागती है और वो खुद को बचाने के लिए लोगों से मदद मांगती है और अंत में आशिका भी मौत के दरवाजे तक पहुंच जाती है। इसके बाद अब रिया अपना बदला लेने के लिए बाजार में चाट वाले कमलेश के पास जाती है और एक सांड रूपी चुड़ैल को देखकर सब डर के दूर हो जाते हैं। तभी वो चाट वाला कमलेश अपने ठेले के सामने उसे देखकर बोलता है, अरे 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 सांड चुड़ैल जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरी दुकान के सामने आप क्यों आ गई हो? भूल गए? उस दिन जब मैं उस सांड से बच के उस घेरे में भाग रही थी तो तुम लोगों के बीच अपनी चाट को बेचने के लिए क्या कह रहे थे? उस घेरे में रिया को मौत से बचकर भागता देखकर कमलेश चाट वाला लोगों के सामने अपनी चाट की प्लेट लेकर जाकर बोलता है, लीजिए इस नजारे का मजा, मेरी चाट को खाते खाते लीजिए। अब लोग तेरी चाट का मजा लेंगे, तेरी मौत का खेल देखते हुए। कमलेश चाट वाला बचने के लिए भागता है, लेकिन भागते भागते वो गिर जाता है और सामने से भागते हुए सांड रूपी चुड़ैल को देखकर बोलता है, आज तो मेरी मौत सामने है, ये सांड रूपी चुड़ैल मुझे नहीं छोड़ेगी। कमलेश सांड को अपनी तरफ आता देख कुछ नहीं कर पाता और जैसे ही वो सांड उसके करीब आता है, तभी शिवानी उस आदमी और सांड के बीच आ जाती है और अपनी माँ को सामने देखकर रिया रुक जाती है, जिस पर शिवानी कहती है, ये क्या कर रही हो तुम रिया? अरे ऐसे सांड का सहारा लेकर लोगों को मारना बंद करो। मानती हूँ मैं तुम्हारे साथ गलत हुआ मेरी बच्ची, लेकिन ऐसे सबको मारकर तुम भी कुछ ठीक नहीं कर रही। पर माँ, परवर कुछ नहीं मेरी बच्ची, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के मरने के बाद कोई उसे बुरा भला कहे, इसलिए ये मत कर। तुम कहती हो तो ठीक है, अब मैं खुले सांड की तरह नहीं हारूंगी और अपनी दुनिया में वापस चली जाऊंगी। जा कमलेश जा, तुझे माफ किया, लेकिन दोबारा किसी की मौत का तमाशा देखने की जगह उसकी मदद कर देना। इतना बोलकर रिया उस सांड के शरीर में से हमेशा के लिए निकलकर
इस दुनिया से चली जाती है। अगर ये शादी हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। इस शादी को किसी भी हाल में रोकना होगा। एक नागिन और भूत की शादी नहीं हो सकती। आखिर क्यों एक नागिन भूत के साथ शादी करने पर मजबूर हुई? इस कहानी को पूरा जानने के लिए चलिए थोड़ा वक्त पीछे चलते हैं। राघव एक मोस्ट वांटेड गुंडा था और पुलिस एनकाउंटर में अपनी मौत के बाद एक भूत बनकर भटक रहा था और पीपल के पेड़ पर उल्टा लटक कर अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी उसकी नजर एक सांप पर जाती है जो अचानक ही एक सुंदर सी कन्या में बदल जाता है। वो कन्या पास के शिव मंदिर में जाती है। दूर से पेड़ पर लटके ये सब देख रहे राघव भूत की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो खुद को बोलता है, जो मैंने देखा वो सच है क्या? एक इच्छाधारी नागिन मेरी आंखों के सामने अपने सांप रूप से इंसानी रूप में आई। वाओ, ये तो भूत जिंदगी की मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसका तो फायदा उठाना चाहिए। राघव नागिन के मंदिर से बाहर आने की प्रतीक्षा करता है और कुछ ही देर में शिवन्या नाम की नागिन अपने इंसानी रूप में मंदिर से बाहर आती है। तभी उसको पेड़ पर लटका राघव का भूत आवाज देते हुए कहता है, ओए इच्छाधारी नागिन, इधर तो आओ। कौन है ये जो इतनी उदंडता भरे शब्दों से मेरा आवाहन कर रहा है? इधर उधर क्या देखती हो? सामने पीपल के पेड़ पे देखो ना। शिवन्या के सामने देखने पर उसको एक पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका राघव दिखता है। ये देखकर वो उसके पास जाकर बोलती है, तुम कौन हो जो इंसान जैसे शरीर के साथ राक्षसी जैसे हाव भाव लिए हुए हो? मैं एक भूत हूँ जो अपने कर्मों के कारण मर के भी धरती पर अटका हुआ हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम एक इच्छाधारी नागिन हो ना? सही पहचाना। तो अब ये बताओ कि आम इंसानों की तरह धरती पर होने की बजाय तुम ऐसे पेड़ से क्यों लटके हो? तो तुम नाग नागिनों का दिमाग क्या पूंछ में होता है? अभी बताया कि मैं एक भूत हूँ, फिर वही पूछ रही हो। नागिन शिवन्या से बातें करते करते राघव उसके सामने अपने नागलोक घूमने की इच्छा रखता है, जिस पर शिवन्या बोलती है, अरे जहाँ जाने की तुम बात कर रहे हो ना, वो नागलोक है, तुम्हारे अब्बा का घर नहीं है जो मुंह उठाकर चल दिए। यार तुम एक भूत की मदद नहीं कर सकती? प्लीज, पहले गरीबी से तड़प तड़प के मेरी मौत हो गई और अब मरने के बाद भी एक नागिन होकर तुम मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। गरीबी से तड़प के मरे हो? मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। तुमको देखते ही तुम्हारी सारी जीवन कुंडली पता चल गई। तुम एक गुंडे थे और धरती के रक्षकों द्वारा तुम मारे गए। अपनी सच्चाई सुनकर राघव को नागलोक देखने का सपना ही रहता नजर आता है, जिसके बाद वो इस सपने को पूरा करने के लिए नागिन के पैरों में गिर जाता है और मजबूरन उसके नागलोक ले जाने की बात को शिवन्या को मानना पड़ता है, जिस पर वो बोलती है, ठीक है तुम चल सकते हो, लेकिन अपने इस भूतिया रूप में नहीं। रुको, मैं तुम्हें एक अच्छा लुभावना नाग रूप देती हूँ ताकि किसी को भी तुम्हारे इस भयंकर रूप के बारे में पता ना चले। शिवन्या नागिन उस राघव भूत को अपनी शक्तियों से एक सुंदर सा नाग का रूप देती है, लेकिन कोई भी उसको छू नहीं सकता था, क्योंकि किसी भी नाग नागिन द्वारा स्पर्श करने पर वो वापस से अपने असली भूत रूप में आ जाएगा। इतना करके नागिन शिवन्या राघव के साथ नागलोक पहुंचती है और वहां सबको राघव को अपना नाग मित्र कहकर मिलवाती है। राघव के नाग रूप को देखकर वहां की नागिनें उस पर मोहित होने लगती है और एक शाम राघव को अकेला देखकर मेनका नागिन उसके पास आकर बोलती है, हे नाग, तुम दिखने में तो अत्यंत सुंदर हो, लेकिन तुमने अब तक विवाह क्यों नहीं किया? वो भूतों की शादी नहीं होती ना। भूतों? वो मेरा मतलब कि मुझे अभी तक मेरे हिसाब की लड़की नहीं मिली। तुम एक नाग हो तो किसी नागिन से ही विवाह करोगे ना। और देखो, तुम्हारे आसपास कोई सुंदर नागिन हो जो तुमसे बात करती हो, तुम उससे विवाह कर सकते हो। अच्छा? राघव को मेनका से बात करता देखकर शिवन्या को जलन महसूस होती है और वो उसको हाथ पकड़कर अपने कक्ष में ले जाती है। कक्ष में आकर राघव भूत रूप में बदल जाता है। ये देखकर शिवन्या बोलती है, तुमको बोला था ना, खुद को किसी नागिन को छूने मत देना। ध्यान से देखो, खुद ही हाथ पकड़ के लाई हो मुझे। दूसरों को छूने से मना कर रही हो और खुद ही छू रही हो। बस
वो मैं जल्दबाजी में ले आई। अब जल्दी से मैं तुम्हारा रूप बदल देती हूँ, वरना अगर किसी ने एक भूत को नागलोक में देख लिया ना तो बवाल हो जाना है। शिवन्या जैसे ही राघव का भूत रूप नाग रूप में बदलती है, तभी उसके कक्ष में शिवन्या की माँ नक्षिका नागिन आती है, जो उन दोनों को साथ में देखकर बोलती है, ये क्या, तुम इस मेहमान नाग के साथ इस कक्ष में अकेले क्या कर रही हो? वो कुछ नहीं, बस हम यूं ही बात कर रहे थे। अच्छा तुम अपने कक्ष में जाओ। शिवन्या अपनी माँ के मन में चल रहे शक को गलत ठहरा कर चली जाती है। राघव के नाग लोक में रहने तक वो हमेशा शिवन्या के साथ ही घूमता फिरता, जिसके कारण एक भूत और नागिन एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और ना चाहते हुए भी दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। ऐसे ही एक शाम नागलोक के वन में झूले पर बैठकर शिवन्या राघव से उसके इंसानी जीवन के बारे में पूछती है, जिस पर राघव बोलता है, तुमको पता है, मैं भी एक शरीफ इंसान था, लेकिन जब सब जगह से ईमानदारी अपनाकर भी गालियां खानी पड़ी तो मैंने चोरी चकारी का काम किया और गुंडा बन गया। लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने कभी बेगुनाह और जरूरतमंदों को नहीं लूटा, बल्कि अमीरजादों की काली कमाई ही लूटी है। लेकिन अफसोस, मुझे और जीना था, लेकिन मेरे काम के चलते मेरे दुश्मन इतने थे कि एक दिन मुझे पुलिस, जो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी, उसके हाथों मौत मिली। मुझे अब दोबारा इंसानी रूप तो मिलेगा नहीं, और दुख इस बात का है कि मेरी माँ मेरे जाने के बाद अकेली रह गई। तुम भूत बनकर अपनी माँ के साथ नहीं रह सकते? नहीं, क्योंकि भूत की कोई जिंदगी नहीं होती और किसी भी दिन मेरे भटकने की अवधि खत्म हो सकती है और मुझे दूसरा जन्म मिल सकता है, किसी चूहे का, बिल्ली का। इंसानी जन्म तो मुझे मिलने से रहा, काश मुझे नाग रूप मिल जाए, कम से कम मैं अपने प्यार के साथ तो रह लूंगा। राघव के मुंह से अपने लिए अप्रत्यक्ष प्यार का इजहार सुनकर शिवन्या के मुंह पर प्रसन्नता का भाव आ जाता है, लेकिन तभी उसके पास एक संदेश आता है कि नागराज ने उसका विवाह तय कर दिया है। इस बात की खबर लगते ही शिवन्या अपनी माँ के पास जाकर बोलती है, माँ, मैं नागराज की पुत्री हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला वो ही लेंगे। विवाह मेरा है तो फैसला भी मेरा होगा। मैं जानती हूँ आज तुम ये फैसला किसके प्रेम में पढ़कर ले रही हो। वो जिसे नाग बनाकर इस नागलोक में लाई हो, असल में वो एक नाग नहीं, भूत है। आप ये क्या कह रही हैं? ये सच नहीं है। आपको किसने कहा कि वो भूत है? कोई कहता तो ना मानती, लेकिन उस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा था तुमको उसका रूप बदलते हुए। नक्षिका शिवन्या को उसके सवाल का जवाब देने के बाद विवाह के लिए हामी भरने को बोलती है। विवाह के लिए हाँ करने के कुछ देर बाद शिवन्या राघव के पास जाती है और उसका हाथ अपने हाथों में लेती है, जिसके कारण वो अपने भूत रूप में आ जाता है। तभी शिवन्या बोलती है, मेरा विवाह होने वाला है। मैं चाहती हूँ तुम मेरे वर बनो। मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। लेकिन ये संभव है? कहीं इसका कोई गलत असर तो नहीं होगा तुम पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नागलोक में नागिन शिवन्या के विवाह की तैयारियां हो रही होती है। उसका विवाह नागलोक के सबसे सुप्रसिद्ध नाग नागेश से हो रहा था, लेकिन विवाह के दिन शिवन्या नागेश को अपनी शक्तियों से मूर्छित करके उसकी जगह सहरे में राघव को ले आती है और फेरों के वक्त जब वो उसका हाथ पकड़ती है तो सहरे में उसका चेहरा बदल के भूतिया हो जाता है। और ये देखकर शिवन्या की माँ नक्षिका बोलती है, ये क्या, अगर ये शादी हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। नक्षिका विवाह रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तब तक फेरे पूरे हो चुके थे। राघव शिवन्या की मांग में सिंदूर भर देता है और एक भूत और नागिन की शादी संपन्न हो जाती है, जिसके बाद शिवन्या एकदम से बेजान होकर गिर जाती है और राघव उसे संभालते हुए अपना सहारा देता है। तभी सब लोग देख लेते हैं कि वो भूत है, लेकिन तभी नक्षिका अपनी बेटी के पास आकर बोलती है, मैंने कहा था शिवन्या, एक भूत और नागिन का विवाह नहीं हो सकता। तुमको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। क्या? लेकिन माँ, मेरी मौत मेरे प्रेम को एक इंसानी शरीर देगी। इसके लिए मुझे मौत भी मंजूर है। राघव, तुम मेरी मौत के पश्चात एक इंसान बन जाओगे, एक जीवित इंसान।
फिर तुम अपनी माँ के साथ जाकर अच्छे से रह सकते हो। तुमने ऐसा क्यों किया शिवन्या? मैं तुम्हारे साथ भी तो रहना चाहता था। ये शादी तुम्हारी मौत का कारण बनेगी, ये जानकर मैं कभी ये शादी नहीं करता। इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। अब मैं जा रही हूँ। अगर हमारा मिलन लिखा होगा तो अगले जन्म जरूर मिलेंगे। शिवन्या की सांसें बंद होते ही राघव को उसका इंसानी शरीर वापस मिलता है, जिसके बाद वो धरती लोक तो लौटता है, लेकिन अपने प्यार को खो जाने का दुख उसे हमेशा रहता है। नाशिमा नागिन अपनी सखी पूर्वी नागिन के साथ बैठकर प्रेम शब्द का ज्ञान ले रही थी। तभी अचानक से पूर्वी बोलती है, प्रेम शब्द से तू भली भांति परिचित कहाँ है? अरे इस नागलोक में एक ऐसी नागिन थी जिसकी आशिकी से नागलोक क्या, धरती लोग और पाताल लोग भी हैरान थे। मैं तुझे पूरी कहानी सुनाती हूँ। अनामिका नागिन की खूबसूरती का मुकाबला स्वर्ग की अप्सराओं से भी नहीं हुआ। इतने खूबसूरत होने के बावजूद उसका दिल आया भी तो नागलोक के साधारण से नाग नील पर। उसके प्रेम में पड़कर एक दिन अनामिका नील का मार्ग रोकते हुए बोलती है, नील, हम तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और तुमसे विवाह भी करना चाहते हैं। माफ करिएगा अनामिका नागिन, आपके सौंदर्य और खूबसूरती पर तो कोई भी नाग फिदा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। नील इतना बोलकर चला जाता है, लेकिन अनामिका को उसके जवाब का सही अर्थ समझ ही नहीं आता। इसीलिए वो अपनी सखी नागेंद्री के पास जाकर बोलती है, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है नागेंद्री। ये भला तुमसे किसने कहा? अरे तुम्हारे जैसी नागिन बनने के लिए तो नागलोक की नागिनें सालों तपस्या करती हैं, फिर भी वो नहीं बन पाती। तो नाग नील ने मेरा प्रेम प्रस्ताव क्यों ठुकराया? हो सकता है नाग नील को तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी आशिकी पर संदेह हो। आशिकी शब्द से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? प्रेम के सबसे जुनूनी और उच्चतम स्तर को आशिकी कहते हैं, जिसमें प्रेमी प्रेम को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार होता है। ऐसा है ना? तो अब नील देखेगा इस नागिन की आशिकी, ऐसी आशिकी जो ना किसी ने देखी होगी ना किसी ने की होगी। प्रातः काल अनामिका उठकर नील के भवन के बाहर सन्यासी की भांति तपस्या करने लगती है, जिसके बाद नील को इसकी सूचना मिलने पर वो अनामिका के समक्ष जाकर कहता है, नागिन अनामिका, आप ये क्या कर रही हैं? ऐसे मेरे भवन के बाहर बैठकर तपस्या क्यों कर रही हैं? सारा नागलोक मुझे एकटक निहार रहा है। अब प्रेम पाने के लिए तपस्या तो करनी पड़ती है और मुझे तपस्या तुम्हारे भवन के आगे बैठकर ही करनी होगी। हे भगवान, ये आप क्या कर रही हैं? जाइए यहाँ से, मुझे ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा। तो अपने नेत्र बंद कर लो नील, क्योंकि ये एक नागिन की आशिकी है और ये नागिन अपने आशिक को अपना बनाकर ही दम लेगी। नील के प्रेम में नागिन अनामिका आशिकी की सारी हदें पार कर रही थी। सुबह उसके पीछे वन जाना, अपने हाथ पर नील का नाम लिखवाना, भोलेनाथ के समक्ष तांडव करके खुद को कष्ट देना और आखिरकार बरसों की मेहनत के बाद नील ने एक दिन अपनी प्रेम का इजहार करते हुए अनामिका से कहा, अनामिका नागिन, आपकी आशिकी ने ये साबित कर दिया कि आपसे ज्यादा मुझे कोई और प्रेम नहीं कर सकता, इसीलिए मैं आपसे विवाह करने के लिए। नील आगे कुछ बोलता, उतने में ही पीछे से नागलोक के सबसे विशेले नाग नागेश्वर ने उसको शक्तिशाली खंजर से मार दिया, जिसके बाद उसी क्षण नील की मृत्यु हो गई। ये देखकर अनामिका के क्रोध की ज्वाला का कोई अंत नहीं था। उसने नागलोक में मौजूद सभी नाग नागिनों के बीच नागेश्वर को तड़पा तड़पा कर मार डाला और उसकी अंतिम सांसें लेने से पहले उससे नील को मारने का कारण पूछते हुए बोली, आज बरसों बाद इस नागिन को उसकी आशिकी का फल मिलने वाला था, लेकिन तुमने मेरे प्रेम को मार दिया। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता था। अगर तुम्हारी आशिकी नील के लिए थी तो मेरी आशिकी तुम्हारे लिए थी। अनामिका गुस्से से भरी अपना अंतिम वार करते हुए नागेश्वर को मृत्यु प्रदान कर देती है। ऐसे तो अनामिका की आशिकी पूरी ही नहीं हो पाई और नील के मरने के बाद उसने किसी और से विवाह कर लिया होगा। नहीं, अनामिका की आशिकी ऐसी नहीं थी। उसने नील के दूसरे जन्म का इंतजार किया था और अनामिका के बरसों के इंतजार के बाद उसके प्रेम नील ने एक इंसानी रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया और आज उसके 24 वर्ष के होने पर अनामिका नागिन
उससे पृथ्वी लोक पर मिलने जाती है, जहाँ नील का इस जन्म का नाम विकास था और विकास रोज की तरह अपने कॉलेज जा रहा था। तभी अनामिका उसके समक्ष आकर बोलती है, नील, आखिरकार तुम वापस आ ही गए। मेरी आशिकी ने तुम्हें दोबारा जन्म लेने पर मजबूर कर ही दिया। ओ हेलो, कौन हो तुम और ऐसे अचानक से कौन से आसमान से टपकी हो मेरे सामने? मैं तुम्हारा प्रेम और ये तुम्हारा नया जन्म है। तुम्हें कुछ याद नहीं होगा। रुको, मैं याद दिलाती हूँ। अनामिका अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके विकास को उसके नील रूपी जन्म की सभी यादें याद दिलाने के बाद बोलती है, अब तो तुम्हें सब कुछ याद आ गया है ना? तो उस समय में जो कार्य अधूरा रह गया था वो पूरा करो। मुझसे विवाह करना है तुम्हें। नहीं चाहता। देखो, मानता हूँ मुझे सब याद आ गया, लेकिन वो मेरा पिछला नाग जन्म था। तुम्हारी आशिकी उस समय के हिसाब से ठीक थी कि तपस्या करना या तांडव करना, लेकिन इंसानों के जैसी आशिकी करना तुम्हारे बस की बात नहीं। इसीलिए सॉरी, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इतना बोलकर विकास वहाँ से चला जाता है और अनामिका रोते रोते अपनी दोस्त नागेंद्री के पास जाकर बोलती है, नागेंद्री, उसने मुझे फिर से नकार दिया। इतने वर्षों से उसकी प्रतीक्षा करी, उससे मिली और फिर भी उसने मुझे अस्वीकार ही किया। तो तुम उसका पीछा छोड़ दो। अरे तुम्हारे जैसी नागिन को नागों की कमी थोड़ी है। नहीं, मेरी आशिकी हार नहीं सकती। मैं उसे इंसानी रूप में भी अपना बनाकर दिखाऊंगी। तुम मुझे बस ये बताओ कि मनुष्य अपनी आशिकी जाहिर करने के लिए क्या करते हैं? नागेंद्री अनामिका को पृथ्वी लोक के आशिकी के तरीके बताती है, जिसके बाद अनामिका इंसानी रूप लेकर अपने विकास को पाने की जंग को शुरू करती है। जिसके बाद एक सुबह विकास जब कॉलेज जा रहा होता है तो सब उसे घूर कर देखते हैं, जिस पर वो खुद से बोलता है, ये लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? ना जाने मैंने ऐसा कौन सा कांड कर दिया। तभी आगे जाते जाते विकास की नजर रास्ते की दीवार पर जाती है, जहां उसके पोस्टर लगे हुए थे, जिसमें उसकी फोटो के नीचे लिखा था, विकास आई लव यू। साथ ही नीचे छपवाने वाले के नाम की जगह लिखा होता है, तुम्हारी आशिक अनामिका। ये देखकर विकास बोलता है, इस नागिन की आशिकी सच में कमाल है। मुझे लगा था कि मेरे रिजेक्ट करने के बाद वो मेरा पीछा छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगी, लेकिन ये तो लेडी कबीर सिंह बनी पड़ी है। इस बात पर मुस्कुराते हुए विकास कॉलेज जाता है, जहां उसकी कुछ दोस्त उससे गले मिलने आती हैं। तभी अनामिका उनके आगे आकर बोलती है, विकास से 2 गज की दूरी बनाकर रखे, क्योंकि उसको छूने वाली हर कन्या का मैं वो हाल करूंगी जो वो कभी सोच भी नहीं पाएगी। अनामिका की ये बात सुनकर सभी लड़कियां विकास से दूर हो जाती है। विकास इस बात पर बिना कुछ बोले बस हल्की सी मुस्कान लेकर क्लास लेने चला जाता है। शाम को जब वो घर पहुंचता है तो उसकी माँ आराधना उससे बोलती है, अरे बेटा, आज बाजार में एक बड़ी ही भली लड़की मिली मुझे पता है, चोर मेरा पर्स लेकर भाग रहे थे, लेकिन उसने अकेली नहीं मुझे बचा लिया। तो मिलेगा उससे, वो रसोई में ही है। कहती है, आंटी मैं आपके साथ आपके घर चलूंगी, आप मुझे मेरी माँ जैसी लगती हो। क्या माँ, किसी को भी घर में घुसा लेती हो? अरे बेटा, एक बार मिल तो सही। बेटा जरा बाहर आना। आराधना के बुलाने पर रसोई में से चाय की ट्रे लिए हुए अनामिका आती है, जिसे देखकर विकास के होश उड़ जाते हैं। तभी आराधना बोलती है, बोला था ना, पहली नजर में ही होश उड़ जाएंगे। बेटा ये लड़की बहुत अच्छी है, मुझे तो पहली नजर में ही भा गई। काश ऐसी मेरी बहू मिल जाए मुझे। माँ, इसी को बना दूं आपकी बहू? मतलब क्या? इतना बोलते ही विकास अनामिका के सामने अपने घुटनों के बल बैठकर बोलता है, तुम्हारी आशिकी सच में निराली है अनामिका। मैं तो तुम्हें देखकर ही पहचान गया था, लेकिन तुमको एक बार फिर से रिजेक्ट करके तुम्हारी आशिकी की हद देख रहा था कि तुम मेरे रिजेक्शन को सुनकर मुझे छोड़ दोगी या नहीं। लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी आशिकी कमाल है, इसीलिए मैं तुमसे विवाह। विकास के इतना बोलते ही उसके पीछे एक राक्षस जैसा इंसान प्रकट होकर उसको अपनी तलवार से मारने ही वाला होता है कि तभी अनामिका सब कुछ स्थिर करके उस राक्षस को अपनी शक्तियों से गायब करते हुए बोलती है, अब मैं किसी को अपने प्रेम के बीच में नहीं आने दूंगी। वैसे तुम बड़े ही ढीठ हो नागेश्वर,
पिछले जन्म में मैं नहीं मिली तो राक्षस जन्म लेकर एक बार फिर तुम मेरे नील को मारने आए थे, पर अफसोस तुम्हारी आशिकी मेरे जैसी नहीं थी, इसलिए तुम हार गए। उस राक्षस को गायब करके अनामिका सब कुछ पहले जैसा कर देती है। तभी विकास अपनी बात को पूरी करते हुए बोलता है, इसीलिए मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। देखा, ऐसी होती है आशिकी, जो अपने प्यार को पाने के लिए सारी हदों को तोड़ दे। चलो, कम से कम नागिन की आशिकी को मुकाम तो मिला।